प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। और आज के इस लेक्चर्स में फिर से हम लेकर उपस्थित है आपके बायोलॉजी से शॉर्ट एंड लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 1 फरवरी वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो कुछ ही दिन बचे हैं, मात्र 2 दिन अब आपके एग्जाम के, और इस प्रकार के प्रश्न आपको करना 100% लाभदायक होगा। और ये प्रश्न एक बार अगर नज़र से आप गुजार लेंगे तो समझिए कि आपको याद हो जाएगा। और 100% याद रखिए कि प्रीवियस ईयर में सवाल आपसे पूछे गए, और श्योर हो जाइए कि इस बार भी यही प्रश्न आपसे पूछने जा रहा है बिहार बोर्ड। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, यहाँ पे शुरू से लेकर लास्ट तक सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करें। सभी के सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे और आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। तो चलिए, आज का पहला नंबर सवाल होने वाला है और इस पूरे पीडीएफ का 21 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्रश्न जो है आपके लिए हम इंपॉर्टेंट गेस करके लाए हैं, वैसे ही प्रश्न आज के इस लेक्चर्स में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा सभी भाई बहन दोस्तों के पास। तो आज का ये पहला सवाल होगा कि शुक्र जनन एवं अंड जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप शुक्र जनन लिख के कर सकते हैं और अंड जनन लिख के कर सकते हैं। दूसरा में करना क्या है, एक तरफ शुक्र जनन लिखे और एक तरफ यहाँ पे अंड जनन लिखे। एक तरफ इधर शुक्र जनन, एक तरफ इधर अंड जनन। इसकी एक विशेषता इधर लिखे, इसकी एक विशेषता इधर, फिर दूसरी विशेषता इधर और तीसरी विशेषता इधर। तो ये हो गया इसका अंतर स्पष्ट। तो हम मानते हैं कि आपका जो है किसी भी प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो 2 नंबर आपको 100% दिए जाएंगे। ये तो बिहार बोर्ड का नियम ही है। चलिए, अभी हम इसका आंसर लिखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है 2 नंबर में पूछा जाएगा तो कम से कम 4 लाइन लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ना तो उससे कम लिखना है। 5 नंबर में पूछा जाए तो 1 पेज को पूरा फुल कर देना है। तो शुक्र जनन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। वृषण में शुक्राणुओं की क्रिया शुक्र जनन कहलाता है। वृषण में शुक्राणु की क्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन। ये अनेकों की संख्या में निर्मित होते हैं, या कह सकते हैं वृषण में शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, या वृषण में शुक्राणु की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है। बताइए। और दूसरा नंबर पॉइंट है कि ये अनेकों की संख्या में यानी मिलियन की संख्या में निर्मित होते हैं। कौन? शुक्राणु। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। दूसरी तरफ लिखना है अंड जनन। तो ये अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया अंड जनन कहलाता है। अंडाशय है और उसमें अंडाणु का निर्माण हो रहा है, यानी निर्माण जो हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अंड जनन कह रहे हैं। याद रखिएगा, निर्माण की क्रिया को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। यह केवल एक ही निर्मित होता है, ये फीमेल में पाया जाता है। जैसा कि आपको सभी को भी पता होगा, ये कहाँ पे पाया जाता है, फीमेल में, और ये कहाँ पे पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। तो बहुत सारे लेक्चर्स हमने दे दिए हैं ऑलरेडी बायोलॉजी के, जो कि आपके बीसीबी एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, और आप लोगों ने अच्छी तरीके से सभी लेक्चर्स को देखा भी है। चलिए, डीएनए और आरएनए के बीच अंतर स्पष्ट करें। जैसा कि हमने बताया, अंतर स्पष्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक तरफ डीएनए, ठीक है, एक तरफ डीएनए और एक तरफ आरएनए, और इस प्रकार से भी आप अंतर स्पष्ट जो है कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर इस प्रकार से करते हैं तो और भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पेज भी काफ़ी अच्छा दिखने में लगेगा। तो डीएनए और आरएनए के बीच अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले हम आरएनए के बारे में लिख देते हैं, फिर डीएनए के बारे में लिख देंगे। तो यह एक कुंडलित होता है। आरएनए क्या होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लें आप लोग, ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते हुए चलेंगे और आप देखिएगा, राइबो न्यूक्लिक और एसिड, ठीक है। और डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको आरएनए के पूरी यहाँ पे विशेषता क्या है उसके बारे में समझाते हैं, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। कम समय है और ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि सभी प्रश्न आपको याद हो जाए। तो डीएनए और आरएनए, तो आरएनए के बारे में सबसे पहले लिखते हैं। पहला पॉइंट किया, ये कुंडलित होता है, ठीक है, सिर्फ ऐसे होता है आरएनए। ये क्या है, आरएनए। ये क्या है, आरएनए, ठीक है। यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। कोशिका होता है, ठीक है, और कोशिका में बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, यानी द्रव होते हैं। तो ये कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कौन? आरएनए। आरएनए कहाँ पे पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। ये भी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट है कि इसमें साइटोसाइन, एडेनिन, ग्वानिन और यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन और यूरासिल पाए जाते हैं। थाइमिन नामक नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, लेकिन थाइमिन इसमें नहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, थाइमिन इसमें नहीं पाए जाते हैं। साइटोसिन पाए जाएंगे,
एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल पाए जाएंगे। अब चलिए डीएनए की विशेषता लिखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक द्विकुंडलित होता है। द्विकुंडलित सर किस प्रकार होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। हम रफली डायग्राम यहाँ पे आपके सामने दे रहे हैं ताकि आप समझिएगा। तो ये क्या है, डबल हेलिक्स संरचना होता है डीएनए का। आपके एनसीईआरटी में आपको पूरी तरीके से इसकी जानकारी दी गई है। तो अब जो है एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस का समय है, ताकि आप अपने एग्जाम में 1 फरवरी वाले एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। दूसरा पॉइंट है कि यह गुणसूत्र में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस कह सकते हैं, यानी गुणसूत्र में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इसमें साइटोसिन पाए जाते हैं। सर साइटोसिन तो उसमें भी था, एडेनिन था उसमें भी, और थाइमिन की जगह पर क्या था, देखिए थाइमिन की जगह पर यहाँ पे क्या था, ग्वानिन था, याद रखिएगा। और तथा ग्वानिन के नामक हाइड्रोजन क्षार पाए जाते हैं। सॉरी, थाइमिन की जगह पर यूरासिल था। यूरासिल किसके जगह पर था, थाइमिन की जगह पर। ग्वानिन तो दोनों में सेम है, देख सकते हैं, ग्वानिन इसमें भी है, ग्वानिन इसमें भी है। साइटोसिन इसमें भी है, साइटोसिन इसमें भी है। एडेनिन इसमें भी है, एडेनिन इसमें भी है। सिर्फ थाइमिन जो है डीएनए में पाया जाता है और यूरासिल जो है आरएनए में पाया जाता है। उम्मीद है कि ये समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल ये प्रश्न आपसे 100% इस बार जो है 1 फरवरी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 फरवरी में 100% मैं यहाँ पे श्योर कर देता हूँ, सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो CmRNA और tRNA के बीच अंतर स्पष्ट करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सी नहीं है, ध्यान देंगे, mRNA है और tRNA है। तो mRNA और tRNA के बीच अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले mRNA के बीच अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। तो यह जीवाणु में पाया जाता है। mRNA कहाँ पे पाया जाता है, पहला पॉइंट है कि सर ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जीवाणु में पाया जाता है। याद करते चलिए, अब टाइम नहीं है कि आप रिवाइज करेंगे, याद करते चलिए। ये कहाँ पे पाया जाता है सर, जीवाणु में पाया जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रोटीन के क्या करता है यहाँ पर, संश्लेषण यानी सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करता है कौन, यहाँ पे mRNA। उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए लाजवाब प्रश्न बनेंगे। tRNA सर क्या है, ये अमीनो अम्ल में पाया जाता है। अमीनो एसिड में क्या पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड में पाए जाते हैं कौन, tRNA। दूसरा पॉइंट है कि यह आनुवांशिकी कूट को पढ़ने का काम करता है। आनुवांशिकी जो कूट होते हैं ना प्यारे बच्चों, उसको पढ़ने का काम कौन करता है, तो ये tRNA करता है। उम्मीद है कि दोनों mRNA और tRNA के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं और बार बार ये आपसे रिपीटेड है। बिहार बोर्ड में कई बार प्रश्न आपसे पूछे गए। चलिए 24 नंबर सवाल पर फोकस करते हैं। सर सवाल 24 नंबर जो पूछा जा रहा है, क्या रियल में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे या हमसे पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। सवाल और किसी के लिए नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है, तो आप इसको याद कर लीजिए। सवाल जो पूछा गया है कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड के बीच सर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड है सर, इनके बीच क्या करना है, हमको अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले क्या पूछा गया है, न्यूक्लियोसाइड, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोसाइड के लिख देंगे, स्टार मार्क दे के लिख दीजिएगा। और न्यूक्लियोसाइड का पहला नंबर में लिखेंगे कि यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार और तथा शर्करा के संयुग से बना है। नाइट्रोजन युक्त इसमें क्या है, बेस है, प्लस क्या है यहाँ पे शुगर है यानी शर्करा है। ठीक है, समझ में आ गया सर। इसका स्वभाव क्षारीय होता है, क्योंकि क्षार है इसमें, तो स्वभाव क्या है, अम्लीय हो जाएगा क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होगा, इसका स्वभाव क्षारीय होता है। 2 पॉइंट में लिख देंगे तो काफ़ी है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड का पहला पॉइंट है कि यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार, क्षार तो इसमें भी है, शर्करा भी है, लेकिन फॉस्फेट के ग्रुप आ गया, फॉस्फेट के संयोग से बनता है। नाइट्रोजन भी है, बेस भी है, और साथ ही साथ क्या है आ गया सर, फॉस्फेट भी आ ही गया। इसका स्वभाव अम्लीय होता है। फॉस्फेट जब बेस के साथ संपर्क में आ गया तो ये अम्लीय हो गया, एसिडिक हो गया। याद रखिएगा कैसा हो गया सर, एसिडिक हो गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और ये जो है सब्जेक्टिव में तो पूछे जाएंगे ही, क्योंकि अंतर स्पष्ट करना है। तो ये 2 नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाएंगे आपके लिए और सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। सिंपल लेवल का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 1 से सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। और उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अगर पहला नंबर में ही दिख जाए तो आप तो खुशी के मारे बिल्कुल उबालू हो जाएंगे और हो सके तो गलत भी कर बैठेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, शांत से सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है। कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो बिल्कुल भी उतावला ना हो, आराम से लिखने का प्रयास करें। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तो सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में लिख देते हैं। तो सर अलैंगिक जनन में होता है, हम जानते हैं कि एक ही जीव इसमें 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है और
इसमें जो है एक ही जीव की आवश्यकता होती है जनन करने के लिए, बिल्कुल। तो इसमें केवल एक ही प्रणाली प्रजनन में भाग लेते हैं, ये तो पहला नंबर था। दूसरा है सर कि इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। जब एक ही प्रणाली जो है या एक ही प्राणी जो है जनन में भाग लेता है तो युग्मक क्यों बनाएगा, युग्मक भी नहीं बनाया। जब आपस में एक ही शरीर अलग अलग भागों में बढ़ जाती है और ये अलैंगिक जनन है तो युग्मक का निर्माण भी नहीं होता। ये दूसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है अलैंगिक जनन का कि इसमें युग्मक संलयन नहीं होता। जब युग्मक बना ही नहीं तो युग्मक संलयन कहाँ से होगा बताइए आप। जब युग्मक बना नहीं, एन बना नहीं यहाँ पे, तो एन के साथ संलयन कहाँ से करेगा जो 2n बना देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं होता है। इसमें प्रजनन समसूत्री नहीं होता है, समसूत्री प्रजनन इसमें नहीं होता है। तो ये रहा अलैंगिक जनन के बारे में डिस्कशन। अलैंगिक जनन के बारे में लिखना आपको अंतर में। और जो है अब लैंगिक जनन के बारे में लिखेंगे। तो लैंगिक जनन के बारे में जो आपसे पूछा जा रहा है, तो जैसा कि पता है कि लैंगिक जनन में जो है नर भी आते हैं और नारी भी आते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों का संयोग होता है तब ये जनन कार्य करता है। तो लैंगिक जनन में इसमें दो प्रणाली प्रजनन में भाग लेते हैं, मेल और फीमेल। दूसरा पॉइंट है कि इसमें युग्मक शुक्राणुओं तथा अंडाणु दोनों में ही बनते हैं। युग्मक दोनों में बनेंगे, एक तरफ शुक्राणु बनेगा तो दूसरी तरफ क्या बनेगा, अंडाणु। आपस में फर्टिलाइज होगा, मतलब संयोग होगा और दोनों 2n बन जाएंगे। फिर ये कोशिकाओं में विभक्त होते होते 32 कोश की अवस्था तक चले जाएंगे, ब्लास्टूला गैस्टूला तक की अवस्था तक चले जाएंगे। फिर वो रोपित हो जाएंगे कहाँ पे, गर्भाशय में। तो इसमें शुक्राणु भी बने, अंडाणु भी बने। तीसरा पॉइंट है कि इसमें युग्मक संलयन होता है, जैसा कि यहाँ पे एन और एन दोनों आपस में मिलकर यहाँ पे युग्मक संलयन किया, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये लैंगिक जनन का भाग है। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, याद रखिएगा इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपके पास 46 गुणसूत्र है तो 23 गुणसूत्र इधर से आता है और 23 गुणसूत्र मेल और फीमेल से दोनों तरफ से आते हैं, तब जाके 46 गुणसूत्र मिलता है। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल याद भी हो गया होगा। 26 नंबर सवाल है कि यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। सर यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बीच अंतर स्पष्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए जरा देखते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन का पहला जो नंबर है कि इसमें वार बॉडी बनता है। क्या बनता है इसमें, वार बॉडी बनता है किसमें, हेट्रोक्रोमेटिन में। दूसरा पॉइंट है कि इसका साइज जो है 25 यानी 25 नहीं 250 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना एंगस्ट्रॉम होता है इसका साइज हेट्रोक्रोमेटिन का, 250 एंगस्ट्रॉम। तीसरा पॉइंट है कि यह कम सक्रिय यानी कम एक्टिव होता है। क्या सभी का कमेंट बिल्कुल इस प्रश्न के लिए आ रहा है लाजवाब, लाजवाब रूप से आप लोग कमेंट भी करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों का लगातार रिस्पॉन्स आ रहा है कि सवाल जो है काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको बिल्कुल बता दें सवाल बिल्कुल अच्छे हैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट भी है, VVI प्रश्न है ये, याद रखिएगा। और यूक्रोमेटिन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सर यूक्रोमेटिन के बारे में आप कैसे लिखेंगे, तो इसमें बार बॉडी नहीं बनता है, वार बॉडी इसमें नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट है कि इसका जो साइज है सर वो यहाँ पे 30 से 80 एंगस्ट्रॉम होता है। 30 से 80 एंगस्ट्रॉम जो है यूक्रोमेटिन का साइज होता है। तीसरा पॉइंट है यह ज़्यादा एक्टिव होता है, याद रखिएगा। ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है। और वो क्या था, ज़्यादा सक्रिय नहीं होता है। तो ये था हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के बीच अंतर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और PDF लेने के लिए जो है ना आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। स्टडी विथ रवि टेलीग्राम का नाम है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। 27 नंबर सवाल है कि जीन चिकित्सा तथा आणविक निदान के बीच अंतर स्पष्ट करें। जीन चिकित्सा क्या है और आणविक निदान क्या है, दोनों के बीच जो है अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले जीन चिकित्सा के बारे में देखते हैं कि जीन चिकित्सा क्या है। फर्स्ट पॉइंट है जीन चिकित्सा का कि जीन चिकित्सा द्वारा जीन दोषों का सुधार किया जाता है। सर जीन चिकित्सा है तो इसमें क्या होगा, जीन दोषों का यहाँ पे सुधार होगा। दूसरा पॉइंट है कि इसमें जीव के आनुवांशिक दोष की पहचान हेतु जीन में कायिक कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। इसमें जीव के जो है आनुवांशिक दोष के पहचान हेतु, आनुवांशिक अगर कोई दोष है तो इसमें कायिक कोशिका में प्रवेश कराया जाता है, याद रखिएगा। तो यह था जीन चिकित्सा। अब आणविक निदान क्या है, तो आणविक निदान पर चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि इसमें रोग के प्रारंभिक पहचान के लिए जो है रिकॉम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इस रोग का प्रारंभिक अगर पहचान करना है तो सबसे पहले हम लोग रिकॉम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, याद रखिएगा। किसके लिए, आणविक निदान के लिए।
दूसरा पॉइंट है कि इसमें रोग का प्रारंभिक पहचान की जाती है। इस आणविक निदान के माध्यम से जिनमें जो भी दोष होते हैं उनकी पहचान, प्रारंभिक पहचान जो है किसके माध्यम से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग पता करते हैं। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा और काफ़ी लाजवाब रूप से आपको याद भी हो रहा होगा। 28 नंबर सवाल है कि वृषण तथा अंडाशय के बीच सर अंतर स्पष्ट कर दीजिए। वृषण और अंडाशय के बीच अगर अंतर स्पष्ट करना है तो सबसे पहले वृषण को लिखते हैं। और वृषण में क्या है, जैसा कि आपको पता है कि यह शुक्राणु की उत्पत्ति और नरलिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। कौन? वृषण। वृषण जो आपके पास है, जो मेल के पास वृषण होते हैं, इसमें शुक्राणु जो होते हैं उत्पत्ति होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है शुक्राणु का ये होता है। और नरलिंग हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, यही तो सारी क्रिया करवाता है, स्रावित करता है। कौन? वृषण। अगला पॉइंट है कि अंडाशय के अंडों की उत्पत्ति तथा यह मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। अंडाशय को, यहाँ पे अंडाशय होगा, याद रखिएगा, इसको भी हाईलाइट अगर आप कर ले तो अंडाशय को क्या होता है, ये अंडों की उत्पत्ति करता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया कि सर अंडाशय जो है अंडों की उत्पत्ति करता है। दूसरा तथा में है कि यह मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित करता है, जो कि मेल और फीमेल को क्या करता है, अट्रैक्ट करने का कार्य करता है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार रिवाइज मार लेंगे एग्जाम के अंदर जाने से पहले, ये आपसे अनुरोध है। अब जो है अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल सर आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि रामापिथिकस, यहाँ पे क्या होगा, रामापिथिकस तथा ड्रायोफिथिकस के बीच अंतर स्पष्ट करें। रामापिथिकस, पिथिकस और ड्रायोफिथिकस के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो ये हमारे पूर्वज माने जाते हैं, हमारे पूर्वज माने जाते हैं, जो कि आपके एवोल्यूशन वाले चैप्टर से लिया गया है, विकास वाले चैप्टर से लिया गया है। अब जो है कम यहाँ पे चांस है कि इस चैप्टर से अब आपके बीसीबी के एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि नीट लेवल में जो है एनसीईआरटी से ये चैप्टर्स, विकास वाला चैप्टर शायद हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी हम एक दो क्वेश्चंस को रेडी करके चलते हैं, हो सके तो ये बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा सकता है, क्योंकि बिहार में कुछ भी हो सकता है। तो रामापिथिकस मनुष्य के समान दिखाई देता है। रामापिथिकस जो है मनुष्य के बिल्कुल समान दिखाई देता है। और ड्रायोफिथिकस जो है ये वन मनुष्य एप के सदस्य है। क्या है? वन के जो मनुष्य थे एप उसके क्या है, सदस्य है। कौन? ड्रायोफिथिकस। और रामापिथिकस जो है मनुष्य के समान दिखने वाली प्रजाति है। अब 30 नंबर सवाल में जो आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्व प्रभाविता तथा आंशिक प्रभाविता के बीच अंतर स्पष्ट करें। पूर्ण प्रभाविता और आंशिक प्रभाविता। पूर्ण प्रभाविता का मतलब सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, आप जो है छोटे आदमी है और कोई बहुत ही ज़्यादा छोटे भी है और साथ में क्या है, यहाँ पे पतले आदमी है, और कोई मोटा भी है और बड़ा भी है, मोटा भी है और बड़ा भी है, आप छोटा भी है और यहाँ पे पतला भी है। तो यहाँ पे मोटा और जो बड़ा आदमी है वो छोटे और पतले को पूर्ण रूप से क्या करेगा, दबा देगा। उसको उसके सामने में अगर आप खड़ा हो जाते हैं तो आप वहाँ पे बिल्कुल जीरो लगेंगे, और ये 100% लगेगा कि एकदम ऊंचाई में भी ज़्यादा है और काफ़ी हट्टा कट्टा भी है। लेकिन आंशिक प्रभाविता कहने का मतलब है कि आप हल्का सा क्या है, यहाँ पे मोटा भी है और हल्का सा लंबा भी है। कोई दूसरा आदमी है जो वो भी उसी साइज का, हल्का आपसे हल्का ज़्यादा क्या है, मोटा है, और हल्का ज़्यादा आपसे क्या है, लंबा भी है। तो ये कम आपको छिपाने का प्रयास करेगा और आप जो है दोनों आदमी दिखने का प्रयास करेंगे। तो ये आंशिक प्रभाविता है और ये पूर्ण प्रभाविता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जरा स्टार मार्क के माध्यम से समझते हैं कि सर पूर्ण प्रभाविता क्या होती है। संकरण के बाद हम प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों को दिखाई पड़ने वाले लक्षण पूर्ण प्रभाविता कहलाता है। जैसा कि हमने बताया कि संकरण के बाद जो है प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुण, ये विपरीत गुण है आपस में, और जोड़ों में दिखाई देने वाले, जोड़ में दिखाई दे रहे लक्षण पूर्ण प्रभावी कहलाता है। तो ये जो पूरा दिखाई दे, जैसे कि ये दिखाई दिया है, काफी बड़ा भी है, काफी मोटा भी है, तो ये क्या है, पूर्ण प्रभाविता है। अब सर आंशिक प्रभाविता क्या है? तो आंशिक प्रभाविता में जो होता है, संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों की मौजूद रहते हुए नहीं दिखाई पड़ने वाले लक्षण आंशिक प्रभाविता कहलाता है। उम्मीद है दोनों समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है 31 नंबर सवाल में जो आपसे पूछा जा रहा है कि संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शंस का वर्णन करें, तो आंसर में क्या लिखेंगे सर, ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में संक्षेप में आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में वर्णन करना है। जेनेटिक सूचना को डीएनए
के स्ट्रैंड से आरएनए में कॉपी करने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जेनेटिक सूचना है आपके पास और इसको हम डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए में कॉपी करना है, तो इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं। ये भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शंस का वर्णन कीजिए, तो उसी सवाल को फिर से रिपीट किया गया है, देख सकते हैं। फिर से ये ट्रांसलेशन है, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शंस था, अब यहाँ पे ट्रांसलेशन करना है। तो एमिनो अम्ल जो होते हैं उसके मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी बहुत सारे आरएनए मिलकर आपस में क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। उसी प्रकार एमिनो अम्ल के मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। अब 33 नंबर सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि सर वैधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वैधता क्या होता है? हमेशा के लिए, पूर्ण रूप से वो बांधे हो गया, अब वो उत्पत्ति नहीं कर सकता। आंसर के कहता है कि किसी व्यक्ति की वह अवस्था जो इसे प्राकृतिक रूप से जनन करने से रोकता है, वंध्यता कहलाता है। प्राकृतिक रूप से जो है वो बांधे हो जाता है, वो जनन नहीं कर सकता कभी भी, तो उसको हम लोग बांध्यता बोलते हैं। और 34 नंबर सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया? ऐसा क्यों है जो मटर का ही चयन मेंडल ने किया? उसके जगह पर सरसों, राई कुछ भी कर सकता था, लेकिन मटर का ही चयन क्यों किया? तो आंसर में लिखेंगे सर 2 नंबर में तो पूछे जाएंगे बिल्कुल आपसे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना क्योंकि यह वार्षिक होता है, प्रत्येक वर्ष उसको उगाया जा सकता है, इसमें कई विपरीत लक्षण होते हैं पाया जाता है तथा इसका देखभाल करना आसान होता है। आप इसे अपने बगीचे में भी उगा सकते हैं और प्रत्येक ईयर इसको आप उपजाऊ कर सकते हैं। इसलिए इनका चयन किया कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और बार बार इसे हम चेक कर सके, बार बार इसे हम यूज में ला सके। अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो कूट फल के बारे में उदाहरण सहित लिखिए। सबसे पहले कूट फल यह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है, कूट फल कहलाता है, जैसे कि सेब और नाशपाती आदि। चलिए कुछ और प्रश्न कर ही लेते हैं, 40 प्रश्न पर हम स्टॉप कर देंगे। रक्त का कार्य बताइए। तो यह शरीर के तापमान बनाए रखता है। रक्त का कार्य है, ब्लड का जो कार्य है कि सर ये टेम्परेचर्स को नियंत्रित में रखता है। दूसरा कार्य क्या है कि रक्त में पाए जाने वाले WBC शरीर के रोगों के संरक्षण से बचाता है। रक्त में पाए जाने वाले जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो शरीर के रोगों के लक्षण से संरक्षण से क्या करता है, बचाता है। तीसरा पॉइंट है कि रक्त में पाए जाने वाले RBC रेड ब्लड सेल्स रक्त में O2 तथा CO2 का स्थानांतरण करने का कार्य करता है। तो ये था थर्ड पॉइंट, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये सवाल आपसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सवाल जो है इस बार 1 फरवरी के एग्जाम में देखने को काफ़ी सारे यहाँ से मिलेंगे। जब ये सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा, इस PDF से हम स्क्रीनशॉट लेके अपने कम्युनिटी पोस्ट पर जरूर डालेंगे और आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि सवाल आपसे पूछा गया या नहीं। प्रत्यक्ष संलग्नता एवं परोक्ष संलग्नता पर टिप्पणी लिखे। चलिए, तो प्रत्यक्ष संलग्नता में जो होता है, जो जीन 50 या उससे कम मैप यूनिट्स के दूरी पर पाए जाते हैं उसे प्रत्यक्ष संलग्नता कहते हैं। जो जीन जो है 50 या उससे कम मैप की यूनिट की दूरी पर पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहलग्नता। और परोक्ष संलग्नता क्या है, वे जीन जो 50 से अधिक मैप यूनिट की दूरी पर पाए जाते हैं उसे परोक्ष संलग्नता कहते हैं, याद रखेंगे। उम्मीद है कि समझ में भी आ रहा होगा। और आज ये 38 नंबर सवाल है कि आरएनए का प्रकारों को लिखिए। आंसर में है कि mRNA सबसे पहला प्रकार है और यह डीएनए के कोड को ग्रहण कर उसे अमीनो अम्ल के रूप में कोडित करता है, mRNA। अब tRNA सर इसका दूसरा प्रकार है, इसके विलय आरएनए भी कहते हैं, इसे विलय आरएनए भी बोला जाता है। यह राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और सबसे छोटा आरएनए अणु होता है। ये भी समझ में आ गया। टीआरएनए क्या है, तो यह सबसे स्थिर आरएनए है जो राइबोसोम से लगा रहता है। याद रखेंगे किससे लगा रहता है, राइबोसोम से लगा रहता है। तो ये था आरएनए के प्रकारों को लिखना और ये पूछे गए हैं ऑलरेडी आपके PYQ में। बहुविकल्पता के बारे में उदाहरण 100 उदाहरण लिखे, यानी उदाहरण सहित लिखना है। तो किसी लक्षण की वंशागति का नियंत्रण जब 2 से अधिक जीन या एलील द्वारा होता है तो स्थिर बहुविकल्पता कहलाता है। एक ही आदमी को अगर 2 आदमी कंट्रोल में रखे या एक ही बैल को 2 आदमी कंट्रोल में रखें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहु
बैलता बोल सकते हैं यहाँ के भाषा में, लेकिन यहाँ बहुविकल्पता बोला जाता है। यानी किसी लक्षण की वंशागति है और उसको नियंत्रण करना है जब 2 से अधिक जीन आ जाए या अलील द्वारा होता है तो स्थिर बहुविकल्पता कहलाता है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं 40 नंबर सवाल में कि कैंसर के 2 लक्षण को लिखना है। शरीर की भार में कमी, ऐसे तो शरीर में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, त्वचा में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है जब कैंसर होती है त्वचा की कैंसर, लेकिन भार में कमी आ जाती है। ये जस्ट अपोजिट होता है, याद रखिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर भार में कमी आ रही है तो मांसपेशिया में यहाँ पे क्या होगी, कमी आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अवरुद्ध बनने लगता है कैंसर में, और जब अवरुद्ध बनता है तो काफ़ी शरीर फैल जाती है। शरीर के किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि होना, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में भी आपको दिख रहा है। तो ये था प्यारे बच्चों, आज के 3 लेक्चर्स में हमने 40 प्रश्न आपके सामने रख दिए हैं, और आज के इस लेक्चर्स में हमने टोटल जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 20 क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर्स में हमने सॉल्व कर लिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था 1 फरवरी वाले एग्जाम के लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले लेक्चर्स के लिए, साथ ही साथ एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहन एंड जितने भी ग्रुप में, ज़्यादातर आप ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करें ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सके। तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।